हेलो। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान में पहला चित्र देखेंगे। आपको कौन सा देखेंगे? इसमें पहला चित्र में आपका क्या देखेंगे? देखेंगे आपका द्रव्य और इनकी आवश्यकताएं। क्या क्या अवस्थाएं, द्रव्य और उनकी अवस्थाएं देखेंगे। मैटर एंड इट्स स्टेट देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है ये आपका, देखेंगे इसको। ठीक, में आपका पहला देखेंगे हेडिंग, आपका पहला हेडिंग देखेंगे। आपका क्या देखेंगे? द्रव्य देखेंगे। द्रव्य किसे बोलते हैं? मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर उसे बोलते हैं अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसमें सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। सभी वस्तुएं जैसे पत्थर जैसे पत्थर, बादल, भोजन, तारे, पौधे तथा यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद या रेत का एक कण भी स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें भार हो, आयतन ग्रहण करने करे तथा भौतिक प्रतिरोध तथा जड़ता का गुण हो, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार सभी वस्तुएं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। चाहे वस्तु कैसी हो, सजीव हो या निर्जीव हो, बनी है किससे? पृथ्वी, या तो वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से और आकाश आकाश में वर्गीकृत किया गया, यानी आकाश से। इन पांचों चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको द्रव्य बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगला हेडिंग देखिए, अगला क्या लिया है आपका? द्रव्य के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, यानी क्या है? पहला इसमें लक्षण क्या है? द्रव्य बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो हमारी कल्पना से परे है। कणों के दूसरा क्या है? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर आणविक स्थान बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। यानी कणों के बीच, जैसे कणों के बीच का मतलब क्या होता है? जैसे कणों के बीच मान लीजिए कण है, छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण है, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच में होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गति जुड़ जाती है, यानी ये हमेशा घूमते रहते हैं। इनमें क्या होती है? गति जुड़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या होती है? तेज हो जाती है। तापमान अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कणों की गति तेज हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, क्या बढ़ जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा जिसके कारण बढ़ जाती है। ठीक, कणों की गतिज ऊर्जा जिसके कारण बढ़ जाती है। ये द्रव्य, अगला इसमें क्या, अगला पॉइंट क्या है आपका? देखिए, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल, जिन्हें अंतर आणविक बल बोलते हैं। यानी एक दूसरे जो है क्या करेंगे, इसमें इसमें जो कण जो है एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, यानी क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, अंतर आणविक बल बोलते हैं जिसको। ठीक, इसे कहते हैं। ये एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें नेक्स्ट आपका क्या है? इस आकर्षण बल का सार्थक प्रत्येक पदार्थ से अलग होता है, प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य जो है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी लोहे में अलग, पत्थर में अलग, मिट्टी में अलग, कांच में अलग, अलग अलग तत्वों से बना होता है, सब में अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? द्रव्य के कण जो है क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, द्रव्य के कण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, द्रव्य के कण का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी द्रव्य के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। द्रव्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, द्रव्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या है? पहला दिया हुआ आपका परमाणु यानी एटम। एटम शब्द जो ग्रीक भाषा के एटोमोस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया? एटोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अविभाज्य, यानी जिसको विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु बोलते हैं। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और नहीं भी, तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगला इसमें क्या? अणु है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो
दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक दो या दो से अधिक परमाणुओं से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है यद्यपि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। यानी अणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं ये, लेकिन ये परमाणु भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है। दो या दो से अणुओं से मिलकर बना होता है, दो या दो से परमाणुओं के समूह के से दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है। लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं, आपस में रासायनिक बांध के कारण ये जुड़े होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो है कि बनाते नहीं है। ठीक है। आगे देखिए अणुओं के प्रकार, अगला हेडिंग है आपका अणुओं के प्रकार। अगला आपका क्या है, अणुओं के प्रकार। अणु ये दो प्रकार के होते हैं, सम अणु तत्वों के अणु या विषम अणु या अथवा यौगिक अणु। सम अणु में क्या होता है, होमोमोलिकुलस या मॉलिक्यूलस ऑफ एलिमेंट। ये तत्वों के अणु हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ये तत्वों के अणु हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। उदाहरण के लिए O2N2H2 होता है, O2N2 और H2 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 होता है, O2N O2N2H2 होता है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, किसी अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या जो उस अणु की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 होता है, परमाणुकता 2, फास्फोरस में P4 होता है, परमाणुकता 4, तथा सल्फर में S8 की परमाणुकता 8 होती है। यानी कहने का मतलब किसी अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसी अणु की परमाणुकता कहलाती है। यानी अगर ऑक्सीजन किससे बना होता है, O2, यानी दो अणुओं से परमाणु से मिलकर बना होता है, दो परमाणुकता हो गई। अगर फास्फोरस एक अणु बना है तो किससे बना है, फास्फोरस 4 जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इनकी परमाणुकता 4 होगी। सल्फर अगर बना है तो सल्फर 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसकी परमाणुकता 8 होगी। अब विषम अणु यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इन अणुओं में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं एवं एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे हम, आपका क्या देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे विभिन्न अणुओं के उदाहरण देखेंगे, जिसमें कि जल H2O क्या है, जल है। जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन के 1 अणु और ऑक्सीजन के 8 अणु से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन 8 से बना होता है। अमोनियम NH3 होता है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अमोनिया का 14 होता है परमाणु द्रव्यमान, और अमोनिया का होता है, हाइड्रोजन में H का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो तीन परमाणु के हाइड्रोजन पर द्रव्यमान के हाइड्रोजन लगे होते हैं, तथा एक जो है नाइट्रोजन लगा होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 14 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन होते हैं, और इसमें जो है कि तीन जो है कि कार्बन वाले और ऑक्सीजन वाले जो है कि 8 इसमें लगे होते हैं, 8 इसके परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ठीक है। आगे इसमें देखिए द्रव्य की अवस्थाएं बताना है। द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है, द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं। द्रव्य 3 रूप से होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। ये अवस्थाएं उनमें उपस्थित आणविक बलों तथा अंतर आणविक स्थान से भिन्नता के कारण होता है। अंतर आणविक बलों और अंतर आणविक स्थान में विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें पहला देखेंगे आप जो है कि देखेंगे इसमें ठोस अवस्था क्या होती है, द सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था के बारे में आप देखेंगे। तो ठोस अवस्था पर क्या है, देखिए इसमें ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। ठोस अवस्था है जो आपका, देखिए ठोस अवस्था बोलते हैं द्रव्य की इस अवस्था में पदार्थ निश्चित द्रव्यमान, यानी क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति रखते हैं।
इसमें ठोस में क्या होता है, पदार्थ जो है एक निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति रखते हैं। जैसे लकड़ी का मेज हो गया, पेन हो गया, किताब हो गया, ये सब का आयतन और आकृति समान होते हैं। ठोसों में अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक स्थान बहुत कम होते हैं, लेकिन अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होते हैं। इन्हें अव्ययी कण या परमाणु, अणु अथवा आयन गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। यही कारण है कि ठोस और संपीड्य और कठोर होते हैं, अर्थात निश्चित आकार और आकृति रखते हैं। ठोस क्या रखते हैं, निश्चित आकार और आकृति ठोस रखते हैं। प्रबल अंतराणविक बलों के कारण ठोस बहुत ही अधिक सघन और उच्च गलनांक वाले होते हैं। ठीक, बहुत ही प्रबल और उच्च गलनांक वाले होते हैं, उसे ठोस अवस्था में बोलते हैं उसे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपका क्या है, ठोसों का वर्गीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है, ठोसों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है, ये दो वर्गों में होता है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं, क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। क्रिस्टल में अव्ययी कणों का कम सुव्यवस्थित होता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज यानी क्रिस्टलीय, डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या क्रिस्टल वाले हैं, जिसमें क्रिस्टल होते हैं, चमकदार होते हैं, क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय में क्या होता है, आकृति असमान, असमान आकृति, आकृति नहीं होती है, कि कणों से बने होते हैं। इनमें अवयवी कणों का व्यवस्था क्रम अनियमित होता है। उदाहरण के लिए कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को कांच, रबड़, प्लास्टिक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, आभासी ठोस। आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ये कहा जाता है। अब इसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इसको देख लीजिए, एवरी साइंस जिससे कुछ देखिए, बाइबल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। बाइबल हटा लेने पर यह पुनः मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने टूट जाता है, अर्थात कठोर तथा निश्चित आकार का होता है, यही कारण है जिसे ठोस माना जाता है। ये क्या होता है, यह कठोर अथवा निश्चित आकार का होता है, यही कारण से ठोस माना जाता है। स्पंज संपीड्य क्या होता है, लेकिन इसके इसे ठोस माना जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित छिद्रों में वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है और संपीड्य हो जाता है। हवा या जल वायु की अपेक्षा कम आसानी से हम अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि ठोस के कणों के मध्य उच्च सीमा में अंतर आणविक बल होते हैं। यद्यपि बर्फ ठोस, लेकिन यह जल पर तैरती है। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि बर्फ में दुर्बल हाइड्रोजन आबंध के कारण वायु में भारी रिक्तियां होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे आप इसमें देखेंगे द्रव अवस्थाएं देखेंगे। द्रव की अवस्थाएं क्या क्या है, द्रव अवस्थाएं देखेंगे आप आगे इसमें। आगे इसमें देखेंगे हम, जब आगे देखते हैं तो क्या है इसमें, इस अवस्था में पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब क्या है, आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव्य अवस्था में क्या होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन क्या है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे किसी 2 लीटर दूध को किसी बर्तन में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उसी प्रकार का शेप पकड़ लेता है, उसी को बोलते हैं। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी आकृति को ले लेते हैं। उदाहरण के लिए जल, तेल, दूध आदि। पात्र की आकृति कुछ भी हो सकती है। सभी स्थितियों में द्रव्य की ऊपरी सतह सदैव समतल होती है। द्रव्य बहते हैं और अपनी आकृति परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए ये कठोर नहीं होते। इन्हें बहने वाला द्रव्य यानी द्रव्य अर्थात तरल कहते हैं, पदार्थ जो वह हो सकते हैं। ठीक है, द्रव्यों में अंतर आणविक बल इतने प्रबल नहीं होते हैं कि वे कणों की प्रबलता से बांधे रख सकते। यही कारण है कि ये कम सघनता से संपीड्य हैं। यद्यपि बल इतने पर्याप्त होते हैं कि इनके कण एक दूसरे के वातावरण में पलायन नहीं कर सकते, अतः इनमें पर्याप्त गति होती है और इनमें आयतन निश्चित होता है। इनका क्या होता है, पर्याप्त गति होती है और इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें।
आगे अगला इसमें क्या पॉइंट है आपका, गैस वाला। गैस का पॉइंट है तो इसमें देखिए, गैस अवस्था क्या होती है? गैस अवस्था होती है इस अवस्था में द्रव्य की न तो निश्चित आकृति होती है और न ही उसका आयतन होता है। गैस वाले में ना तो आकृति निश्चित होती है ना तो आयतन निश्चित। ठोस वाले में क्या था, दोनों निश्चित होता है। द्रव्य वाले में क्या था कि आकृति निश्चित नहीं थी इसकी, इसका आयतन निश्चित नहीं था। जिस आकृति इसकी निश्चित थी कि ये द्रव है, लेकिन उसका आयतन निश्चित नहीं था। जिस बर्तन में डालेंगे वही आयतन पकड़ लेगा। जिसका आयतन निश्चित था, आकृति निश्चित नहीं थी। जिस बर्तन में डालेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या था कि आकृति निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन निश्चित आएगा। 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा, क्या पात्र कोई भी हो। इसमें क्या है कि इसमें दोनों जो है क्या निश्चित हो जाता है। कहने का मतलब निश्चित आकृति जो है द्रव्य में न तो निश्चित आकृति होती है न ही आयतन होता है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार और आयतन ले लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं इसमें हाइड्रोजन, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसीय अवस्था में वे अंतराण्विक बल, वह बल बहुत दुर्लभ होते हैं या दुर्बल होते हैं और अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होते हैं। यही कारण है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस बहुत अधिक संपीड्य होती है। यही कारण है कि ठोस द्रव की अपेक्षा अधिक असंपीड्य होती है। जैसे जिस पात्र में रखी जाती है उसी तरल का हो जाता है, यानी उसमें बहती है और उनमें भी तरल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गैस गर्म करने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती है क्योंकि इनमें द्रव्य और ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल दुर्लभ होते हैं। यानी इसमें गैस और ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल दुर्लभ होते हैं। देखिए गैस का दाब अगर आपसे पूछे कभी भी तो गैसीय अवस्था में कणों की एक गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है जिसके कारण ये कण आपस में एवं पात्र की दीवारों में भी टकराते रहते हैं। यही कारण है कि गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई पात्र है, अगर इसमें हम गैस भर देते हैं, अगर ये गैस का अणु है तो ये क्या करेंगे, अगर ये बंद कर देते तो ये भी जो है कि चारों तरफ इसमें फोर्स लगाएंगे। ये अणु के जो है कि चारों तरफ ये फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ फोर्स लगाते हैं, अंतराण्विक बल इसमें बोलते हैं। ठीक, अब आगे आप देखिए, आगे नेक्स्ट आप देखिए द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। द्रव्य की दो अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन होती है? प्लाज्मा होता है और एक आपका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। आजकल द्रव्य की दो अवस्थाएं और चर्चा में, यानी द्रव्य की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होते हैं। ठीक, आजकल ये पांचों, ये दोनों अवस्थाएं ताप और दाब की चरम दशाओं में पाई जाती है। प्लाज्मा क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में इसे आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। यह फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। किसमें होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। विद्युत प्रवाहित होने पर इन्हें अंदर उपस्थित गैस आयनीकृत हो जाती है जिसके कारण बल्ब या ट्यूब में चमकीला प्लाज्मा बनता है और उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है जिसके कारण इनमें चमक होती है। क्या होती है? इनमें चमक होती है। ठीक, और ये आपका दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट क्या होता है? यानी बीईसी इसको बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये होता है आपका, इस अवस्था का नाम एक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस यानी भारत और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया। सामान्य वायु के घनत्व के एक लाखवें भाग 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। सन 2001 में यूएसए के एरिक ए कार्नेल, उल्फगैंग केटरेल और कार्ल ई बैमन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए थे। कौन कौन प्राप्त किए थे? एरिक ए कार्नेल, उल्फगैंग कैटरेल और कार्ल ई बैनन ने, यानी 3 लोगों ने। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे आपका दिया हुआ विसरण, दिया हुआ विसरण किसे बोलते हैं? डिफ्यूजन। दो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के कणों दो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के कणों दो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः अंत मिश्रण यानी आपस में मिलने होने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यानी आपस में मिलने होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है।
विसरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जल में एक बूंद स्याही डालने पर यह पूरे जल में एक समान रूप से फैली होती है। 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 गर्म करने पर कणों की गति तेज हो जाती है, जिसके कारण अंतराणविक स्थान बढ़ जाते हैं। इनके कारण अंतराणविक स्थान बढ़ जाते हैं। इनके कारण अंतराणविक स्थान बढ़ जाते हैं। इनके कारण अंतराणविक स्थान बढ़ जाते हैं, अर्थात अंतराणविक बल घट जाते हैं। इस प्रकार विसरण तेज हो जाता है। यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है। ठोस, आप इसमें देखिए, आगे इसमें देखिए आपका जो है ये ये देखिए, ठोस द्रव और गैस द्रव्यों में विसरित हो सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव का विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में कण मुक्त रूप से कण गति करते हैं और ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव के अंतर आणविक स्थान भी अधिक होते हैं। कणों की तेज गति कणों की तेज गति अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों अन्यथा गैसों में बहुत तीव्रता से विसरित होने का गुण दर्शाती है। ठीक है, विसरित होने गुण दर्शाती हैं। आगे देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं देख लीजिए। द्रव्य की अवस्थाओं के अंतर परिवर्तन देख लीजिए। द्रव्य की अवस्थाएं अंत परिवर्तित होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन के कारण था। किसमें होता है द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन? ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। तो आने का मतलब ठोस है, ठोस को जब गैस में बदलेंगे तो उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? ठोस को जब गैस में बदलेंगे तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, या संघनन बोलते हैं। यानी संघनन कब बोलेंगे? जब गैस से ठोस में आएंगे। संघनन कब बोलेंगे? संघनन बोलेंगे जब गैस से ठोस में आएंगे, तो उसको संघनन बोलते हैं। यानी जब कोई गैस जो है कि ठोस में सीधे परिवर्तित होती है तो उसे संघनन बोला जाता है, और जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, और जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे संगलन बोलते हैं, और जब कोई द्रव जो है ठोस में बदलता है तो उसको जमना बोलते हैं। यानी ठोस जब कभी द्रव में बदलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसे संघनन बोलते हैं। जब कोई ठोस द्रव में बदलेगा तो उसे संगलन बोलते हैं। संगलन यानी गल जाएगा, गलने वाला। और जब कोई द्रव ठोस में बदलेगा तो उसे जमना बोलते हैं, वो जम जाएगा। ठीक है, वो जमना उसको बोलते हैं। अगर कोई द्रव सीधे गैस में द्रव से सीधे गैस में जाता है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं, यानी द्रव वाष्प करके ही गैस में जाएगा। अगर कोई ठो गैस जो है कि द्रव में जब जाएगा, अगर कोई गैस द्रव में जाता है तो उसे संघनन बोलते हैं, यानी संघनन बोलते हैं। यानी गैस जब द्रव में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे, संघनन। यानी जब भी ये द्रव जो है कि गैस में आएगा तो वाष्पीकरण, और गैस से जब द्रव में जाएंगे तो उसको संघनन बोलेंगे। गैस से जब ठोस में जाएंगे तो उसे संघनन बोलेंगे। गैस से जब द्रव में जाएंगे तो संघनन बोलेंगे। और ठोस से जब गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठोस से द्रव में जाएंगे तो संकलन बोलेंगे। ठोस से द्रव में जाएंगे तो संकलन बोलेंगे। ठीक है, यही है, इसी तरह करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, ये प्रक्रिया है हमारी। ठोस है, द्रव है और गैस है। जब इससे इसमें जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ऊर्ध्वपतन बोलेंगे। अगर ठोस से गैस में जाएंगे ऊर्ध्वपतन बोलेंगे। गैस से ठोस में जाएंगे शगन बोलेंगे। गैस से द्रव में जाएंगे सघन बोलेंगे। गैस द्रव से गैस में आएंगे वाष्पीकरण बोलेंगे। और ठोस से द्रव में जाएंगे संगलन बोलेंगे। और गैस द्रव से गैस ठोस में आएंगे तो इसे जमना बोलेंगे। तीन अवस्थाएं होती है। ये तीनों अवस्थाएं जो पदार्थ के अंतर परिवर्तन होता है। ठीक, तीनों अवस्थाएं पदार्थ के अंतर परिवर्तन होता है। ठीक, अब आगे आप देखिए, इसमें नेक्स्ट आप जाइए। द्रव की अवस्थाओं के अंतर परिवर्तन से संबंधित विभिन्न परिभाषिक विभिन्न परिभाषिक जो है विभिन्न परिभाषिक
शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया हुआ संगलन, पहला आपका क्या दिया हुआ है, आपका संगलन दिया हुआ। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब संगलन। संगलन कब होता है, गलने की प्रक्रिया, यानी ठोस से जब द्रव में जाएगा तो उसे संगलन बोलते हैं, यानी गलने की प्रक्रिया को संगलन बोलते हैं। ठोस पे क्या बोलेगा, ठोस से द्रव में जब जाएगा तो उससे परिवर्तन करने को संगलन बोलते हैं। गलनांक बोलते हैं, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसे। वायुमंडलीय दाब पर जब तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक बोला जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, यानी अगर ज्यादा सामर्थ्य होगा तो समय ज्यादा लगेगा उस गलने में, अगर कम सामर्थ्य होगा तो जल्दी गल जाएगा। ठोस का गलनांक अधिक होने पर ठोस के कणों के माध्यम आकर्षण बल, माध्य आकर्षण बल भी होता है। क्या होता है आकर्षण, साधारणतः वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है। साधारणतः वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है। अतः ऊर्ध्वपातन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे। ऊर्ध्वपातन कहता है सीधे सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा। वह प्रक्रिया जो सीधे ठोस में प्रयुक्त होती है और जो गर्म करने से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ठंडा करने पर सीधे गैस अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं उसे। सब्लिमेट बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यानी सीधे ठोस से गैस में, गैस से ठोस में बदल जाएगी तो सब्लिमेशन, और गैस से ठोस में आएगी उसे संघनन बोलेंगे। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव को गर्म करने पर यह तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है। क्वथनांक में ताप परिवर्तित होता है तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, जब इस प्रक्रिया में द्रव को गर्म करने पर यह तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, अर्थात क्वथनांक से कम, यानी जो उसका क्वथनांक है उससे कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए, आगे इसमें देखिए, अब आगे आगे आपका हो जाएगा, क्या होगा, आप आगे आप देखिए इसमें क्वथनांक के बारे में देखते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना उबलना शुरू कर देता है, जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक एक सम्मित परिघटना है जो सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। जो सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, कहने का मतलब है साधारण वायुमंडलीय दाब पर जब ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है, यानी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी नहीं बोलता है पानी को बॉयल कर लीजिए, किसी अंडे को बॉयल कर लीजिए, यानी वह तापमान जिस पे जल उबलना शुरू कर देता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक एक सम्मित परिघटना है, यानी बल्क फिनोमिना है, और सामान्यतः ताप पर जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बॉयल करने लगता है। शगन क्या होता है, शगनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इस प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, यानी गैस क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है या ठोस अवस्था में भी हो सकती है, तो उसे वो बोलते हैं। लेकिन ठोस अवस्था के लिए थोड़ा सा और अच्छा होता है, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं उसको। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, इस प्रक्रिया में द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया में द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, यानी जमना बोलते हैं। शगन क्या बोलते हैं, गैस अवस्था से परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट, लेटेंट शब्द का अर्थ होता है छुपा हुआ, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपा हुआ, और लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, और लेटेंट हीट जब दे देंगे तो ऊष्मा जो है छुपी होती है, वह क्या होती है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन, जैसे बर्फ का जल में परिवर्तन होना, जल का भाप में परिवर्तन होना तथा उत्सर्जी या अवशोषी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा की गणना दो प्रकार से कर सकते हैं, कहने का मतलब है बर्फ
का जल में परिवर्तन होना, तो जल का भाप में परिवर्तन होना, उत्सर्जी का या अवशोषी उष्मा में परिवर्तित होना। गुप्त उष्मा का मतलब होता है लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हीट का मतलब उष्मा। अगर कोई छुपी हुई उष्मा होती है तो गुप्त उष्मा बोलते हैं। बर्फ का जल में परिवर्तन हो जाना, यानी गर्म करने पर उसमें कुछ ऐसी उष्मा है जिसे जल परिवर्तित कर देती है उष्मा देने पर। जल का भाप में परिवर्तन हो जाना, उष्मा देंगे अगर उसे तो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह समझेंगे इसको। अब आगे देखिए, आगे आपका दिया है संगलन की गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी जो है कि संगलन की फ्यूजन की जो है गुप्त उष्मा लैटेंट हीट के बारे में बताना है। संगलन की, संगलन यानी गलने वाली, संगलन की गुप्त उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर अपने संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। यानी 0 डिग्री पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 0 डिग्री पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा संगलन गुप्त ऊष्मा की उपस्थिति के कारण होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में हम बता रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में बता रहे हैं। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब देखिए, वायुमंडलीय दाब दे रहा है, और द्रव के क्वथनांक एवं गैस की अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग में आता है। क्वथन के दौरान वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपका दिया हुआ है अंत परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव। अंत इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इंटर कन्वर्जेशन। अंत परिवर्तन पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी ठोस और गैस, ठोस को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो होता है, जिसके कारण वे अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। अपने निश्चित स्थान पर उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, तथा एक अवस्था ऐसी आती है जो ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए अंत परिवर्तन पर दाब परिवर्तन का प्रभाव देखना है। इससे अंत परिवर्तन पर दाब का प्रभाव देखना है इसमें। ठीक है, दाब बढ़ाने और ताप घटाने से हम किसी भी द्रव में अथवा द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। दाब बढ़ाने और ताप घटाने या बढ़ाने पर हम द्रव को ठोस में, ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका विपरीत हम दाब घटाकर तथा ताप बढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें थोड़ा सा जान लीजिए नई चीजें, थोड़ा सा नई चीज देखते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि 100 डिग्री के पानी के जलने की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भाप अथवा वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी जो भाप की ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। यही कारण है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से जलने की अपेक्षा भाप से जलने पर ज्यादा कष्ट होता है। अगला इसमें देखिए, अगला आपका क्या है, आगे आपका ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कम होता है। अतः ताप पर द्रव्यमान का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी उबलने लगता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना पकने से अधिक समय लगता है। प्रेशर कुकर के अंदर, अगला देखिए इसमें, प्रेशर कुकर के अंदर दाब उच्च होता है, अतः जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। इस प्रकार प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। इस कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। अब इसमें एक और पॉइंट है, आप देखिए, अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक जो है उसका ठंडा वाला पोजीशन जो है कि बढ़ जाता है। ठीक,
अब जो है कि एक पॉइंट और देख लीजिए, इसमें अगला क्या दिया हुआ है, CO2 को उच्च ताप दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बिना आए गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि CO2 शुष्क बर्फ बोलते हैं। यही कारण है कि इसको CO2 को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, यानी बर्फ बोलते हैं उसको, शुष्क बर्फ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम, आपका क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, आपका द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर द्रव्य को इन प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला द्रव्य है, दूसरा इसमें शुद्ध पदार्थ, और दूसरा इसमें मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ और उसमें मिश्रण होता है। मिश्रण में क्या होता है, दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व में धातु और धातु उपधातु होता है। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। यानी द्रव्य दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, और इसमें मिश्रण होता है। मिश्रण में दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तत्व में क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, धातु और धातु उपधातु होता है। यौगिक में क्या होता है, कार्बनिक और कार्बनिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, तत्व के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, तत्व के बारे में। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व का प्रयोग किया गया था, जो एंटी लारेंट लेवाइजर के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक अवस्था में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। वास्तव में तत्व वह मूल द्रव्य है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ द्रव है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, डायमंड, ग्रेफाइट, लाल फास्फोरस आदि आते हैं। ठोस जैसे एल्युमिनियम, ठोस में क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम आयरन, गोल्ड सिल्वर एजी आदि द्रव्य, मरकरी, Hg, ब्रोमीन गैस जैसे आर्गन, Ar, हीलियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि हो सकते हैं। तत्व के समय वर्तमान समय में 118 तत्व खोज की जा चुकी है, जिसमें से 98 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए हैं। 20 तत्व जो है क्या है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। 20 तत्व जो है कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, और 98 क्या है, प्राकृतिक वाले तत्व है, प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। कुछ तत्व हैं, उनके प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं, कॉपर को Cu से, नाइट्रोजन को N से, आर्गन को Ar से, फ्लोरीन को F से, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, ब्रोमीन को Ba से प्रदर्शित, गोल्ड को Ae से प्रदर्शित करते हैं, पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं, पोटेशियम को K से, और आपका बोरान को बी से, हाइड्रोजन को H से, सिलिकॉन को Si से, चांदी को Ag से, आयोडीन को I से, और ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को किससे करते हैं, Ca से, आयरन को Fe से, सोडियम को Na से, कार्बन को C से, सीसा को यानी लेड बोलते हैं इसको Pb से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, मैग्नीशियम को Mg से, यूरेनियम को U से, कोबाल्ट को Co से, नियान को Ne से, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। और आप आगे देखिए, इसमें आगे नेक्स्ट क्या होता है, कुछ तत्वों के प्रतीक को उनके लैटिन, जर्मन भाषा, ग्रीक भाषाओं के नामों से बताया जाता है, जिससे किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, कैपिटल में, और जो है तथा दूसरे अक्षर को छोटे स्मॉल में लिखा जा सकता है। दूसरे को स्मॉल में, धातु और धातु तथा धातुओं में बांटा जा सकता है। तत्वों, पहले यौगिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में रासायनिक पर संयोजन से बना होता है। यौगिक का संघटन हमेशा निश्चित होता है, सब जगह समान होता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे H2O क्या होता है, मेथेन, CH4, सुक्रोज, C12H2211, नमक NaCl, और बेकिंग सोडा NaHCO3 जो होता है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, NaHCO3 बोलते हैं। ठीक है, आप आगे देखिए इसके बारे में। आप किसी यौगिक के घटकों यानी अवयवी तत्वों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है, लेकिन
भौतिक विधियों द्वारा नहीं, यह समांग होता है। किसी यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इसके अव्ययी तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक को मोटे तौर पर कार्बनिक, जिसमें कार्बन अथवा कार्बन मुख्य अवयव है, तथा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन मुख्य अवयव नहीं है, यौगिक में वर्गीकरण किया गया है। यौगिक को दो तौर पर कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कार्बन मुख्य तत्व होते हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब आगे देखिए, मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। हमारे आसपास में उपस्थित अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से घटकों से मिश्रण है, वे मिश्रण कहा है। अतः मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है तथा इस इनमें इनके घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिश्रण है। समुद्री जल, खनिज मृदा आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण को उनके घटकों में सरल यौगिक विधियों द्वारा, यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है। यांत्रिक विधियों द्वारा मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। इसके पहले हम पढ़े हैं ऊपर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस होता है, समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें इसमें क्या होता है, इन मिश्रणों को संगठन सब जगह समान होता है। इस प्रकार के मिश्रणों के उदाहरण जल में नमक, जल में चीनी, मेथेनॉल, जल में सिरका, जल सिरका, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, मृदु पेय आदि आते हैं। वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। इस विलयनों में विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। जो भी व्यास जो भी होंगे 1 नैनोमीटर से कम होता है। समांगी मिश्रण बोलते हैं उसे। जल में नमक, जल में चीनी, मेथेनॉल, जल सिरका, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, मृदु पेय। विषमांगी में इन मिश्रणों में संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता तथा इनमें भौतिक रूप से घटनाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड और लौह ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और लौह ऑक्साइड का चूर्ण मिश्रण, वायु के धूल के कण, नमक और सल्फर जल, तेल, कोलाइड यानी दूध या निलंबन आदि विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। बस विषमांगी मिश्रण के उदाहरण क्या, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, लोहा के चूर्ण का मिश्रण, वायु के धूल के कण, नमक, सल्फर, नमक हो गया, सल्फर हो गया, NaCl हो गया, सल्फर हो गया, H2 हो गया, और जो है कि जल हो गया, H2O हो गया, तेल क्लोराइड हो गया, कोलाइडल यानी दूध हो गया, निलंबन हो गया, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, और विषमांगी पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है। विषमांगी पदार्थ के उदाहरण हैं। इसमें आप आगे देखिए, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। विषमांगी मिश्रणों को उनके संगत घटकों में साधारण भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे हाथ से चुनी छन्नी से छानकर जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, कभी कभी समांगी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग में लाया जाता है। वाष्पीकरण तथा अपकेंद्रण। वाष्पीकरण और अपकेंद्रण के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण के बारे में पहले पढ़ते हैं। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण वह वाष्पीकरण जो है कि विलायक को इसके अवाष्पशील घटकों जैसे विलेय से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे समुद्र में जल से नमक को पुनः प्राप्ति, वाष्पीकरण की दर, तापमान, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु की गति में वृद्धि और आर्द्रता में कमी के साथ बढ़ जाता है। वाष्पीकरण वाष्पशील घटकों जैसे विलायक यानी इसको जो है अवाष्पशील घटकों यानी विलेय, यानी जो विलेय होता है अवाष्पशील होता है, जो विलायक होता है वो वाष्पशील होता है। ठीक है। कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपकेंद्रण क्या है, इस प्रक्रिया में विषमांगी मिश्रण में अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, भारी कणों का बैठना के कारण अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण को तेजी से घुमाने के भांति कण नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, जो हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए इसमें, और जो है कि अपकेंद्रण तकनीकी का प्रयोग डेयरी घरों में क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए, वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों तथा जल निचोड़ने और अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है अपकेंद्रण बल का प्रयोग। और यहाँ दिया हुआ, गर्मियों में घड़े तथा सुराही में रखा गया जल ठंडा हो सकता है, क्योंकि घड़े की सतह पर उपस्थित नन्हे छिद्र जल का वाष्पन होता रहता है, जिसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया से
में आवश्यक ऊर्जा शेष द्वारा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे इसका तापमान गिर जाता है, ठंडा रहता है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन अच्छा और सूचक होने के कारण जल में वाष्पीकरण के अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, क्योंकि वाष्पीकरण में आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा ली जाती है। अतः इस इन कपड़ों में राहत और एक चैन का अनुभव करते हैं। और हमें बर्फीले जल में भरे गिलास का बाहरी सतह जल की बूंदों की नजर आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प जब बर्फीले जल से भरे गिलास के संपर्क में आते हैं बर्फीले गिलास के जल के संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? जब आते हैं अधिक क्षेत्र उपलब्ध वाष्पीकरण का अवसर हमारे शरीर से अंतर जो है कि जब बर्फीले भरे गिलास बाहरी सतह जब जल जो है बूंदें नजर आती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प जब बर्फीले सतह से भरे गिलास संपर्क में आते हैं तो अपनी ऊर्जा खोकर द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। जब थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर या स्प्रिट हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा अनुभव करते हैं, क्योंकि रिमूवर या स्प्रिट हमारे हाथ में वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा लेते हैं। तेज धूप वाले इसीलिए ठंडा लगता है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा लेते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिन के लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। अब अगला इसमें आप देखिए, इसमें क्या है? पृथक्कारी कीप द्वारा कैसे करें? पृथक्कारी कीप की सहायता से हम दो अमिश्रित द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इस पर उपयोग में मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को पृथ्वी पृथक करने में किया जाता है। अतः धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। सब्लिमेशन के बारे में यह क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव हो उसे ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक किया जा सकता है। इस विधि में मिश्रण को गर्म किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातित जिससे ऊर्ध्वपातित पदार्थ की वाष्प बनती है, जिन्हें एकत्रित एक करके ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करते हैं। इस तकनीकी के द्वारा ऊर्ध्वपातनीय यौगिक जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, शुद्ध बर्फ, शुष्क बर्फ, सेलिसिलिक अम्ल, आयोडीन आदि पृथक्कृत विशुद्ध यौगिक जो नहीं होते हैं से किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। वर्णलेखन के बारे में पढ़ेंगे। वर्णलेखन क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का क्रोमा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रंग। क्रोमा का अर्थ होता है रंग। ऐसे से बनता है क्रोमैटोग्राफी बना है। यह कार्बनिक यौगिकों के शोधन और पृथक्करण की आधुनिक तकनीकी है। यह उन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की में उपयोगी होती है, जिनकी अधिशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भिन्न होती है। इस तकनीकी की खोज टिस्वेट ने की थी। यह विलेय पदार्थों के लिए उपयोगी होता है। जो एक ही विलायक में घुलनशील होता है। ठीक है। इस तकनीकी का प्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने तथा प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने तथा रक्त में नशीले पदार्थ को पृथक करने, यानी सबसे इम्पोर्टेंट रक्त में क्या है? नशीले पदार्थ को अलग करने के लिए, रक्त में नशीले पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। आसवन विधि बताएंगे।
डिस्टिलेशन क्या होता है? इस विधि का उपयोग उपयोग उन मिश्रणों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हुए तथा जिनके घटकों में क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। उबालने पर कम क्वथनांक वाले द्रव्य की वाष्प पहले बनती है। इसे संघनित्र में ठंडा करने करके अलग एकत्रित कर लेते हैं। उच्च क्वथनांक वाले घटक की वाष्प बाद में बनती है। इस विधि द्वारा क्लोरोफॉर्म और एनिलीन एसीटोन और जल पृथक किए जाते हैं। इस विधि के दो विपरीत प्रक्रम वाष्पीकरण तथा संघनन सम्मिलित है, क्योंकि पहले द्रव वाष्पित होता है, इसके बाद वाष्पों को संघनित करके पुनः द्रव बनाया जाता है। यानी जब जो एक द्रव को वाष्प करके द्रव गर्म करेंगे तो वाष्पन में जाएगा तो गैस में बदलेगा, गैस में जब बदलेगा तो उसे वाष्पित करेंगे तो उसे संघनन बोलेंगे। यानी वाष्पीकरण होता है यानी संघनित होता है। यानी पृथक्करण जब होता है वाष्पीकरण होता है तो गैस में बदलता है, और जब गैस से फिर जो है उसे जब द्रव में बदलते हैं तो उसे संघनन बोलते हैं, संघनन करते हैं उसे। पृथक्करण में निम्न आसवन विधि द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। पहला आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। प्रभाजी आसवन के बारे में क्या है देखिए। प्रभाजी आसवन के बारे में आपको हम बताते हैं क्या। ये दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में अंतर 25 कैलोरी यानी केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपकरण साधारणतः आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मेथेनॉल एसीटोन का मिश्रण पृथक्करण, वायु में जैसे गैस का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों तथा विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल डीजल आदि पृथक के इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न दाब आसवन क्या होता है? निम्न दाब आसवन इस विधि का उपयोग ऐसे द्रवों के पृथक्करण या शोधन में किया जाता है जिसके क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वथनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं, जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम तापमान पर अपघटित हो जाते हैं। उसे जैसे ग्लिसरॉल क्वथनांक से काफी कम ताप पर अपघटित हो जाती है। इसे ग्लिसरॉल इस विधि द्वारा शोधित की जा सकती है। इसे सोप इंडस्ट्रीज और स्पेटलाई से ग्लिसरॉल का पृथक्करण किया जाता है। अगला देखिए, इसमें भाप का है। भाप का आसवन क्या बोलते हैं? इसे इस विधि का उपयोग करके पदार्थों में शोधन का पृथक्करण किया जाता है जो भाप के साथ वाष्पीकरण हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो। इस विधि में मिश्रण में भाप को प्रभावित किया जाता है शुद्ध कार्बनिक यौगिक जो कि भाप के साथ वाष्पशील होता है, भाप के साथ बाहर आ जाता है, जिसे ठंडा करने पर एकत्रित कर लिया जाता है। पृथक्कारी कीट का उपयोग करने के कार्बनिक यौगिकों को जल में अलग कर लेते हैं तथा आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल अवाष्पशील के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसमें एनिलीन, चंदन का तेल, तारपीन का तेल तथा यूकेलिप्टस का तेल आदि का निष्कर्षण और शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है जिसको बोलते हैं भापाश्वन। अब आगे देखें क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल। क्रिस्टल के बारे में हम देखेंगे। क्रिस्टल यह ठोस के शोधन की प्राय प्रयुक्त विधि है। इस विधि में क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन में पृथक किया जाता है। इस विधि में शोधन किए जाने वाले पदार्थ को उचित विलायक में घोले जाते हैं, जिससे विलयन को गर्म करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है और अशुद्धियां विलयन और मातृ द्रव कहते में रह जाती है। क्रिस्टलों को छान कर सुखाकर अलग कर लिया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग समुद्री जल में प्राप्त नमक में शोधन तथा अशुद्ध नमूने में फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त करने में किया जाता है। प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, प्राप्त करने में किया जाता है। अब आगे आप देखिए
आगे आप देखिए नेक्स्ट है इसका है द्रव्य में संबंधित द्रव्यमान को परिभाषित शब्द। यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट एमयू में प्रदर्शित करते हैं। जिसे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान का मात्रक कहते हैं। आजकल इसे एमयू के स्थान पर यू का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास कहा जाता है। एक एमयू बराबर होता है 1.6605 गुणे 10⁻⁻24 केजी। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट औसत जो होता है औसत औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्राकृतिक में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः हम जब तत्वों के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं और वह वास्तव में औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वास्तव में औसत परमाणु द्रव्यमान होता है इस परिकल्पना तत्व के समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी अपेक्षित बहुलता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे H2O का आणविक द्रव्यमान 2 गुणे H2O का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 गुणे 1.008 प्लस 1 गुणे 16 बराबर 18.02 एमयू या यू बोलते हैं इसको। परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालते हैं इस तरह से। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान, इसको बोलते हैं। किसी पदार्थ में सूत्र इकाई द्रव्यमान द्रव्यमान यौगिक की सूत्र इकाई में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का कुल योग होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान तथा क्लोरीन का होता है NaCl जिसको बोलते हैं। Na का होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 ये यू होता है, और जो है कि क्लोरीन का होता है 35.5 यू होता है। टोटल मिलाकर 58.5 हो जाता है सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान। इसके बाद आगे आपका देखिए तुल्यांकी भार किसको बोलते हैं? तुल्यांकी भार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट किसी पदार्थ की तुल्यांकी भार उसके अणु या सूत्र इकाई द्रव्यमान को इसकी संयोजकता से भाग देकर प्राप्त किया जाए। तुल्यांकी भार क्या होता है? आणविक द्रव्यमान और बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार उसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान जिसका जिसे ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 उसकी संयोजकता कितनी होती है? उसकी संयोजकता होती है 2, 16/2 यानी 8 हो जाएगा तुल्यांकी भार। तो उसी तरह करके होता है, उसी तरह इसको निकालेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपका है अगला आपका टॉपिक है आपका अगला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे पदार्थ के भौतिक गुणों के जैसे आकार साइज रंग अथवा परिवर्तन हो जाता है पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार अथवा साइज रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः यह उपकरणीय है और उत्क्रमणीय है। सामान्यतः यह उत्क्रमणीय है अर्थात अभिक्रिया की दशाओं को बदल कर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन जैसे जल का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना, जल का जमना, जल का उबलना तथा बादलों का बनना, स्प्रिंग को खींचना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। वह परिवर्तन जिसमें एक एक अवस्था से अधिक नए पदार्थ बनाए जाते हैं अर्थात मूल पदार्थों का आंतरिक आणविक संगठन विकृति हो जाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी एक से अधिक या नए पदार्थ जब बन जाएंगे तो उस रासायनिक जैसे मैग्नीशियम रिबन, कोयला जला देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, लकड़ी जलाएंगे तो कोयला बन जाएगा, फिर लकड़ी नहीं बना पाएंगे। उसी तरह करके पत्तियों का जलना, फिर वापस पत्ती नहीं बना पाएंगे, इसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। फलों का पकना, पौधों का प्रकाश संश्लेषण होना, CO2 H2O का ग्लूकोज में परिवर्तन होना, सूर्य के प्रकाश तथा लौ में जंग लगना तथा दही का जमना आदि रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का उदाहरण है। जुगनू में प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए विशेष अंग होते हैं। प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए,
आगे आपका होता है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तत्वों के यौगिकों को बनना निम्न नियमों पर आधारित होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को एंटोनी लेवाइजर ने सन 1789 में दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार जो है द्रव्य ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बड़ा उत्पादकों का कुल द्रव्यमान से बराबर होता है। इसे कौन दिया था, इसे एंटी लेवाइजर ने दिया था। इसको एंटी लेवाइजर ने इसको दिया था, एंटी लेवाइजर। और कब दिया था, 1789 में दिया था। अब अगला आपका क्या है, अगला आपका है स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है, इसमें जो फ्रांसीसी रासायनिक जोसेफ फ्राउड ने 1799 में दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न स्थानों पर दिए गए जल में प्रत्येक नमूने में भारानुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 1:8 है। यही कारण है कि इसे निश्चित संघटन का नियम भी कहा जाता है। यानी क्या कहने का मतलब, इसके अनुसार यौगिकों के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है। उसे स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। ठीक है, अगला आप देखिए, अगला आपका नेक्स्ट आपका है गुणित गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रपोर्शन। यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार दो तत्वों संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों के एक दूसरे के तत्वों में संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बनाएंगे 2G और 16G बराबर है 3G। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे 2 हाइड्रोजन और 32 यानी 34 हो जाएगा। इस यौगिकों में हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात है 2G, ऑक्सीजन के 16 जो 32G में संयुक्त होने के बाद 1:16 अनुपात 16 और 32 या 1:2 में होते हैं। ठीक है, अगला आपका दिया है गै अगला आपका दिया हुआ है गै लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। इसमें क्या होता है, यह नियम गै लुसैक सन 1808 में दिया था। और उन्होंने पाया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती हैं या बनती हैं, उनके आयतन का सरल अनुपात होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के 100 ml जल में बनाएंगे। ठीक है, और आगे इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml होते हैं, अर्थात वे 2:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए मोल की संकल्पना। मोल की संकल्पना क्या होती है, किसी रासायनिक स्पीशीज की मात्रा के लिए मोल यानी एसआई आधार मात्रक है। सन 1896 में विल्हेम्स ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द यानी मोल से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर यानी हीप आर पाइल। सन 1967 में एसआई पद्धति में रासायनिक पदार्थों की इकाई के रूप में मोल स्वीकार कर लिया गया। इसे मोल प्रतीक दर्शाते हैं। यह रासायनिक गणनाओं में उपयोग होने वाला सबसे प्रयुक्त मात्रक है। किसी पदार्थ में 1 मोल को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, पदार्थ की वह मात्रा जिस पर भार ठीक इसके ग्राम के प्रभार के बराबर है। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इकाई आदि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम के विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है, यानी 6.022 × 10⁻23 होता है। यानी यह एक संख्या जिसे अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसे Na या N0 से प्रदर्शित करते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान अगर कभी पूछे तो क्या बताएंगे, 6.022 × 10⁻23। 1 ग्राम परमाणु में 1 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, और 1 मोल जो होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है।
आगे इसमें है एक पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान इसके परमाणविक या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। पदार्थ गैस की वह मात्रा जिसकी एनटीपी यानी समान ताप दाब यानी एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर हो, यानी मोलों की संख्या क्या होती है? पदार्थ की मात्रा, मोलों की संख्या पदार्थ की मात्रा ग्राम में, आणविक भार परमाणविक भार ग्राम में, समान ताप दाब पर एनटीपी पर कणों की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है समान ताप दाब यानी एनटीपी पे बटे 22 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन जो है इसको करेंगे, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन इसको करना है। ठीक है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम कुछ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें है आपका, इसमें आपका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवाइसर को माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। दूसरा का द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? 5 होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोनसाइंस्टीन। बोनसाइंस्टीन होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम किसने कहा था? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्णनाद ने कहा था। कर्णनाद ने कहा था, डाल्टन नहीं, कर्णनाद कहा था। आगे इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठोस अवस्था जो है सूखी बर्फ होता है। ठीक है, और इसके बाद आप आगे देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, इसका होता है निम्नलिखित में से इनमें उपस्थित अंतराणु आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पत्थर तेल नाइट्रोजन, इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? इसको व्यवस्थित करेंगे पहले नाइट्रोजन, फिर तेल, फिर पत्थर। कथन में जल में चीनी घोलने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें जो है कि कथन जो है कि कौन सा सही होगा बताइए आप? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। ठीक है, अगला इसमें देखिए, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा? द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही नहीं है? द्रव जल में अणुओं का बंध होता है, जल का उच्च क्वथनांक होता है, जल का जो गलनांक होता है, और जल की एक अध्रुवी अणु होता है। ये वही गलत है। बाकी दोनों से जल द्रव में हाइड्रोजन अबंध होते हैं, जल के उच्च क्वथनांक होता है, जल की उच्च गलनांक भी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से देखिए, ये वाला, किसी गैस के द्रवण यानी द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? उच्च दाब और निम्न ताप होगी। उच्च दाब और निम्न ताप होगी। ठीक है, उच्च दाब और निम्न ताप होगी। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु तत्व तो नहीं है? कॉपर, हीलियम, आयोडीन और बोरियम। बताइए कौन नहीं है? आयोडीन नहीं है। आयोडीन जो है कि तत्व, परमाणु तत्व नहीं है। कॉपर भी है, हीलियम, बोरियम जो है तत्व है, लेकिन आयोडीन नहीं है। आयोडीन नहीं है। आयोडीन क्या है? परमाणु तत्व नहीं है। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। सामान्यतः कौन सा अवस्था शामिल नहीं होती? कोलाइडल नहीं शामिल होती। गैसीय, ठोस, अवतरण तीनों है, लेकिन ये कोलाइडल नहीं है। और इसके अलावा दो और हैं, लेकिन अब देखिए, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने से प्राप्त होती है।
ठंडा करने से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा है। ऑप्शन देखिए इसका प्लाज्मा घनीभूत प्लाज्मा, बोनसाइस्टीन घनीभूत और आपका गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोनसाइस्टीन घनीभूत होगा इसका। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कौन सा है आपका 13वां क्वेश्चन देखिए। 13 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन और वास्तव दोनों सतही परिघटना गलत है। कथन एक सतही परिघटना है किंतु वास्तव एक स्थूल आयतन परिघटना गलत है। कथन और वास्तव दोनों स्थूल आयतन परिघटना गलत है। कथन और आयतन इस यानी कथन एक स्थूल आयतन परिघटना है किंतु वास्तव एक सतही परिघटना है, यही सही है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। किस तरह से कर सकते हैं आयोडीन को पृथक। आयोडीन को कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक को कैसे निकालते हैं, ऊर्ध्वपातन के द्वारा निकाल देंगे। ठीक है, आयोडीन को निकालेंगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने के लिए प्रभावी है। अभिकेंद्रण, कागज वर्णलेखन और पेपर क्रोमेटोग्राफी निहित सिद्धांत है। निहित सिद्धांत है कौन से में है, विभाजन में है। आपको इसको भी पढ़ाए हैं, विभाजन में है, इसको देख लीजिएगा, समय नहीं लगाएंगे सभी क्वेश्चनों में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। दूध, नींबू पानी, मिट्टी और बर्फ। बर्फ जो है कि नींबू पानी, मिट्टी, दूध, कौन सा इसमें से मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बर्फ नहीं है, बाकी सब मिश्रण है। हवा क्या है, हवा शुद्ध है, हवा यौगिक है, हवा केवल तत्वों का है, बी और सी। हवा क्या है, हवा क्या है। हवा आपका दोनों है, बी केवल यौगिक है, ये भी है, और केवल तत्वों का मिश्रण ये भी है। आगे अब देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करने के लिए फिर कौन सा प्रकथन नहीं है। यानी रेडियो समस्थानिक रंजक के रंग किसी प्राकृतिक रंग के वर्णक रक्त में औषध, यानी ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा है, सिंपल ये बात है कि नहीं पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों होते हैं, रंग रंजक में रंग वर्णक होता है, क्रोमेट का क्रोमा का होता है, ये अर्थ होता है रंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए होता है। आगे देखिए, किसी तत्व में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव में अविलेय को अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विस्तारण का प्रयोग किया जाता है। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, आचरण द्वारा अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का मिश्रण नहीं है। रागातीन नहीं है पदार्थ का मिश्रण। ठीक है, रागातीन नहीं है पदार्थ का मिश्रण। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका अगला, निम्न किसी भी यौगिक के में तत्व सदा एक निश्चित के अनुपात में विद्यमान होता है। किसके अनुपात में विद्यमान होता है, किसके अनुपात में विद्यमान होता है, आपका आकार के अनुपात में विद्यमान होता है। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, इसकी संरचना नियत होती है, यही नहीं है। बाकी ये दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक को बनता है, ये भी सही है। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक के द्वारा बनता है, इसके भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण को घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका है कथन एक दिया हुआ, कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता है। कांच एक निश्चित गलनांक का नहीं होता है। कांच एक निश्चित गलनांक का नहीं होता है। दोनों कथन व्यथित सत्य हैं, और कथन एक जो कथन एक दो का स्पष्टीकरण, यानी कांच एक यौगिक नहीं माना जाता, लेकिन कांच एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच का निश्चित गलनांक ही नहीं होता है। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त यानी पृथक किया जा सकता है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल में पृथक किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। इसमें से केवल जो है कि दूसरा वाला कथन सही है।
केवल दूसरा वाला ही सही है, यानी ये वाला सही है। ठीक है, केवल दूसरा वाला ही सही है ये। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका है कि किसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया, वह स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आपका हो जाएगा दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किससे के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जा सकती है? परमाणु भार की तुलना की जा सकती है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन। कार्बन के साथ तुलना की जा सकती है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए। किसी तत्व का उस परमाणु भार का किससे तुलना की जाती है? जैसे कार्बन 12 अभी बताएं, कार्बन 12 के साथ की जाती है। क्या है? कार्बन। ठीक है, आगे। यौगिक C6H12O4 में क्या होता है? C6H12O4 में क्या होता है? प्रति मोल में 22, प्रति मोल में। C6H12O4 में क्या होता है? 22 परमाणु होते हैं, गलत है। C के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में होता है? H का द्रव्यमान प्रतिशत दोगुना होता है, ये भी गलत है। इसमें होता है H जो होता है, इसमें हो जाएगा H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है। ठीक है, ये होगा 6 गुना होता है। अगला इसमें दिया गया द्रव के भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्राकृतिक में परिवर्तन लाने। दूसरा इसमें कथन आपका दिया हुआ है, भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं तथा रंगों में अंतर परिवर्तन होता है। अंतर परिवर्तन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। एक असत्य है किंतु दूसरा सत्य है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता गुणनफल बराबर होता है? अणुभार के बराबर होता है। अणुभार के बराबर होता है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर होता है। ठीक है, C2H2O4 2H2O में ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है जी का होता है 63। तुल्यांकी भार कितना होता है ऑक्सैलिक अम्ल का? 63 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल का वाष्पन, जल का वाष्पन जो होता है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का वाष्पन जो है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वर्ण लेखन जो होता है क्रोमैटोग्राफी निम्न में से किस पर आधारित है? निम्न में से किस पर आधारित है? निम्न में से किस पर? समान माध्यम में विभिन्न पदार्थों की भिन्न विलेयता पर ये जो होता है निर्भर आधारित है। वर्ण लेखन जो है किस पर है? समान माध्यम में विभिन्न पदार्थों की भिन्न विलेयता पर निर्भर है। ठीक है, इसमें आगे देखिए, आगे होता है आपका, आगे 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 है, आगे है आपका निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। अंतर आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का प्राप्त होते हैं। आकृति, माप, अवस्था में परिवर्तन आकृति रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, और सही हो जाएगा अंतर आणविक संगठन में उत्पन्न। और ये अंतर आणविक संबंध में उत्पन्न परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन और किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होता है। आगे देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है आपका, द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है।
और एसटीपी पर गैस में 1 मोल के कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23 होता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको जो है कि आप आगे करते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप चैनल में बने रहिए और आगे जो है कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और जो भी क्वेरी हो